नमस्ते दोस्तों। दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां इंसान के कदम बादलों को छूते हैं, जहां की हवाओं में शांति और मंत्रों की गूंज है और जहां प्रकृति ने अपना सबसे भव्य रूप दिखाया है। मैं बात कर रहा हूं नेपाल की, वह भूमि जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। उत्तर में हिमालय की विशाल ऊंचाइयों से लेकर दक्षिण में घने जंगलों तक यह देश रहस्यों और कहानियों से भरा हुआ है। यह केवल पर्वतों का देश नहीं है, यह गौतम बुद्ध की जन्मभूमि है, जहाँ शांति का संदेश दुनिया भर में फैला। यह वीर गोरखाओं की धरती है जिनके साहस की मिसाल आज भी दी जाती है। यहाँ की गलियों में आपको सदियों पुरानी संस्कृति और कला के ऐसे नमूने मिलेंगे जो आपको समय में पीछे ले जाएंगे। काठमांडू के जीवंत मंदिर हों, पोरका के शांत झीलें हों या फिर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का वो जादुई एहसास, नेपाल हर कदम में आपको हैरान करने के लिए तैयार है। यहाँ के लोग जितने सरल हैं, संस्कृति उतनी ही समृद्ध है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ एक देश की यात्रा नहीं करेंगे, बल्कि हम नेपाल की आत्मा को महसूस करेंगे। हम जानेंगे यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के उन अनछुए रहस्यों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और हम देखेंगे कि क्यों नेपाल दुनिया का सबसे खूबसूरत एडवेंचर डेस्टिनेशन माना जाता है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध दीजिए, क्योंकि आज हम निकलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो आपको प्रकृति के सबसे करीब ले जाएगी। स्वागत है आपका अतुलनीय नेपाल की इस महायात्रा में। हाल ही में नेपाल की राजनीति में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मार्च 2026 में हुए आम चुनावों में बालन शाह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। यह एक जेनजी शासन का एक नया दौर नेपाल में चालू हो चुका है। बालन शाह, जो पहले काठमांडू के मेयर और एक रैपर थे, अब नेपाल के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। उनकी पार्टी ने 275 में से 142 सीटें जीतकर दशकों से चली आ रही पारंपरिक पार्टियों के वर्चस्व को खत्म कर दिया है। नेपाल का इतिहास भी बहुत गौरवशाली रहा है। यह दुनिया के उन देशों में से एक है जो कभी विदेशी शक्तियों के गुलाम नहीं हुए। नेपाल का ज्ञात इतिहास की शुरुआत किरात राजाओं से होती है। इसके बाद लिच्छवी वंश का शासन आया। 400 से 700 ईस्वी के पूर्व लिच्छवी वंश ने यहाँ पर शासन किया, जिसे नेपाल का स्वर्णयुग कहा जाता है। इसी दौरान संस्कृति और वास्तुकला का भारी विकास हुआ। काठमांडू घाटी के प्रसिद्ध मंदिर और स्तूप इसी काल की देन है। इसके बाद 12वीं से 18वीं शताब्दी तक नेपाल के मल्ल राजाओं ने नेपाल पर शासन किया। इस दौरान काठमांडू घाटी प्रमुख 3 राज्यों में बांटी गई, जिसे काठमांडू, पाटन और भक्तपुर के रूप में जाना जाता है। तीनों राज्यों के बीच कला और निर्माण की होड़ रहती थी, जिसकी वजह से हमें यहाँ शानदार दरबार स्क्वायर देखने को मिलते हैं। आधुनिक काल में नेपाल की नींव गोरखा एवं पृथ्वी नारायण शाह ने रखी थी। इन्होंने अलग अलग छोटी रियासतों को जीतकर एक विशाल और एकजुट नेपाल बनाया। इन्होंने ही काठमांडू देश को देश की राजधानी घोषित किया था। इसके बाद में नेपाल के विस्तार के दौरान इसका सामना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ। इस युद्ध के बाद 1816 में सुगौली की संधि हुई, जिसके तहत नेपाल को अपना एक कुछ हिस्सा सिक्किम, काठमांडू और गढ़वाल अंग्रेजों को देना पड़ा और नेपाल की वर्तमान सीमाएं तय हुई। इसके बाद 1800 से 1951 के बीच में कोट पर एक नरसंहार के बाद जंग बहादुर राणा ने सत्ता हासिल की। अगले 104 वर्षों तक नेपाल में राणा शासन रहा, जहां राजा केवल नाम के लिए रह गए थे और सारी असली शक्ति राणा प्रधानमंत्रियों के पास थी। यह काल नेपाल के अलगाव और बाहरी दुनिया से कटे रहने का समय था। इसके बाद 1951 में नेपाल का राणा शासन का अंत हुआ और राजा त्रिभुवन के नेतृत्व में लोकतंत्र की शुरुआत हुई। लोकतंत्र शुरू होने के बाद 2001 में एक दुखद घटना, राजा वीरेंद्र और उनके परिवार की हत्या कर दी गई, जिसने नेपाल की राजनीति को हिलाकर रख दिया। इसके बाद 2008 में लंबे दशकों के बाद माओवादी विद्रोह और जन आंदोलन के बाद नेपाल ने राजशाही हमेशा के लिए खत्म हो गई और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। नेपाल के गोरखा सैनिक काफ़ी प्रभावशाली रूप से उभरे और नेपाली इतिहास में वीरता के लिए प्रसिद्ध गोरखा सैनिक कायर बनने से बेहतर है मरना, यह उनका नारा था।